बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उसमें हम अपील्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हमारा सेक्शन है 133 रेफरेंस टू द हाई कोर्ट के हाई कोर्ट में हमने रेफरेंस कैसे करना है। पहले हमने कमिश्नर अपील का फॉरम पढ़ा, उसके बाद एपलेट ट्रिब्यूनल का पढ़ा, फिर उसके बाद अब आ गया रेफरेंस टू हाई कोर्ट कि अगर कमिश्नर अपील के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम जाते हैं एपलेट ट्रिब्यूनल में और एपलेट ट्रिब्यूनल से फिर आगे हाई कोर्ट में जो अग्रीव्ड हो एपलेट ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के ख़िलाफ़, तो वो हाई कोर्ट में जाता है, उधर रेफरेंस फाइल करता है। यहाँ एक तो पॉइंट ऑफ लॉ पे बात होती है क्लैरिफिकेशन, और दूसरा जहाँ मिक्स हो पॉइंट ऑफ फैक्ट भी और लॉ भी, तो उन पर भी बात हो सकती है। तो पिछले अमेंडमेंट एक्ट जो 2024 था उसमें एक फोरम आपको मैं बता चुका हूँ बार बार कि वो ख़त्म कर दिया गया था कि अपील कमिश्नर अपील से डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन अब बजट 25-26 में वो दोबारा रिवाइव कर दिया गया है कि अब जो अगर टैक्स पेयर चाहे तो अपना फोरम छोड़ सकता है कमिश्नर अपील का, लेकिन अदरवाइज़ वो अवेल करना चाहे कमिश्नर अपील एपलेट ट्रिब्यूनल और फिर हाई कोर्ट में आ जाएगा। तो इसके बारे में ला क्या करता है, हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट टू सेक्शन 126A। वो 126A वही है कि पहले जो अपील से सीधा हाई कोर्ट में आ जाएगा, जो 2 करोड़ वाली बात थी कि यहाँ तक होगा तो अपील में रहेगा। विदिन 30 डे ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ आर्डर ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल का, या फिर इस केस में कि जब वो कमिश्नर अपील से डायरेक्ट जाते थे या कमिश्नर अपील से एज द केस में भी, लेकिन अब ये नहीं होगा। द अग्रेव्ड पर्सन ऑफ द कमिश्नर में फाइल अ रेफरेंस इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ द केस बिफोर द हाई कोर्ट स्टेटिंग एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। एक तो बात जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट है ना, उसमें बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात होती है कि वो स्टेट किया जाता है और उसको जो है ना रिजॉल्व किया जाता है। आर मिक्सिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड द फैक्ट अराइजिंग आउट द सच ऑर्डर, यहाँ के क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है कि फैक्ट क्या अराइज हुआ है, या क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या उन दोनों का मिक्स होगा, या क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, तो वो हम हाई कोर्ट में उसका रेफरेंस दायर करेंगे। कौन? जो एपलेट ट्रिब्यूनल से अग्रीव्ड होगा वो उसमें अपना रेफरेंस दायर करेगा। प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल आर एज द केस में बी द कमिश्नर अपील विद इन द 15 डेज ऑफ प्रेफरिंग्स टू द एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन। तो ये है कि जो एपलेट ट्रिब्यूनल का कंप्लीट रिकॉर्ड होगा वो पूरे का पूरा जो है वो एप्लीकेशन के साथ लगेगा, या फिर कमिश्नर अपील का होगा तो वो जो है प्रेफरिंग जो है एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन जो है विद इन 15 डेज हो, लेकिन 1 मंथ इसके दरमियान होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द रेफरेंस अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील कम्युनिकेशन आफ्टर द डेट ऑफ कमिसमेंट ऑफ टैक्स लॉ अमेंडमेंट। अब ये बात ख़त्म हो गई है, वैसे ये जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ ना करंट थी, लेकिन अगले लॉ में ये ख़त्म हो जाएगी। shall lies before the high court notwithstanding proceeding pending prior to the date of commencement of this act। दो जो एक्ट 24 था इससे जो पहले है उसकी बात हो रही है। सबसेक्शन 2 है द स्टेटमेंट ऑफ हाई कोर्ट रेफर टू सबसेक्शन 1 shall send out the fact the determining of appellate tribunal or the case as may be commissioner appeal and the question of law or mixed question of law and the fact which arises out the। तो ये क्या होगा कि स्टेटमेंट हाई कोर्ट में जो रेफरेंस दायर करना है उसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और उसका जो मिक्सिंग है वो क्या चीज़ है, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब वेयर ऑन एन एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ आर अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट अराइजेज आउट ऑफ सच ऑर्डर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 इट में प्रोसीड्स हेयर द केस। तो यहाँ एप्लीकेशन जाएगी हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ और मिक्स की फैक्ट राइज की, तो वो जो होगा सच ऑर्डर जो हमने सबसेक्शन 1 में किया है में प्रोसीड हेयर द केस, तो इस पे प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी और हेयरिंग शुरू होगी। सबसेक्शन 4 है ए रेफरेंस टू हाई कोर्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेयर्ड बाय अ स्पेशल बेंच। तो अब इसके लिए क्या है, जो हाई कोर्ट में हम रेफरेंस दायर करेंगे उसके लिए एक स्पेशल बेंच बनाया जाता है। वो स्पेशल बेंच 2 डीबी का भी होता है और सिंगल भी बेंच होता है। तो वो टैक्सेशन के केसेस सुनने के लिए जो बेंच है उस पे वो जाएगा, केस में भी कंटिन्यूड बाय द
Chief Justice had deemed necessary for hearing of the case under the section comprising and not less than 2 judges of the High Court, and in respect of the references the provision of section 98 and the Code of Civil Procedures 1908 Act 5 of 1908 shall apply for as may be, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force. तो अब जब हाई कोर्ट में हम रेफरेंस दायर करेंगे तो हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है उसने एक आगे बताया गया है कि जिस तरह से केस मैनेजमेंट सिस्टम भी बना है तो उसमें जो बेंचेस होंगे उसके लिए स्पेशल बेंच बनाया जाएगा। एक बेंच हो सकता है या कई बेंचेस हो सकते हैं जिसमें चीफ जस्टिस जो है उस बेंच को टैक्सेशन के केस बाकायदगी से बाकायदा उनको जाते हैं। तो अब उसमें अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है या कोई फैक्ट अराइज का सिचुएशन है तो वो उसमें हेयरिंग होगी जिसमें जस्टिस हाई कोर्ट जो है वो सुनेंगे एपिलेंट को भी और दूसरी पार्टी को भी। उसमें एपिलेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, एफबीआर भी हो सकता है या टैक्स पेयर हो सकता है। दोनों जो एग्रीव्ड हुए होंगे एपिलेट ट्रिब्यूनल से उनमें से कोई एक होगा। तो उसका जो केसेस होंगे वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 के तहत उसको सुना जाएगा और उसका फैसला किया जाएगा। अब सब सेक्शन 5 है, द स्पेशल बेंच शेल डिसाइड द रेफरेंस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग। अब एक ये आ गया कि जब हमने कमिश्नर अपील की बात की थी उसने विद इन 120 डेज डिसाइड करना था। जब कमिश्नर एपलेट ट्रिब्यूनल की थी विद इन 180 डेज डिसाइड करना है, मीन 4 मंथ। अब जब आ गई है स्पेशल बेंच की हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट के लिए 6 महीने हैं, विद इन 6 मंथ जो है वो केस डिसाइड किया जाएगा जिस दिन से फाइल हो गया है। दी हाई कोर्ट शैल एस्टैब्लिश अ केस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी मैं बात कर रहा था कि उसमें केस मैनेजमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश है टू इंश्योर दैट द सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पेशल बेंचेस आर कॉन्स्टिट्यूटेड सो एज टू इंश्योर दैट द रेफरेंस फाइल्ड अंडर सेक्शन इज डिसाइडेड विद इन द स्टिपुलेटेड 6 मंथ के। उसका जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है वो ये डिसाइड करता है कि कितने बेंचेस बनाए जाएंगे ताकि ये अपना विद इन टाइम जो है डिसाइड हो सके, जो कि 6 महीने से है, इससे नहीं ज़्यादा नहीं होगा। अगर ज़्यादा होगा तो उसके लिए आई थिंक अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वो आगे हम पढ़ते हैं। सब सेक्शन 7 है, दी हाई कोर्ट अपॉन हियरिंग द रेफरेंस अपॉन दिस सेक्शन शैल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ आर मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड द फैक्ट अराइज बाय द रेफरेंस एंड पास अ जजमेंट। तो केस की हियरिंग होगी और हाई कोर्ट जो है फैक्ट ऑफ लॉ की अगर बात हो रही है या क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो रही है या क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइजिंग की मिक्स बात हो रही है, उसको हियरिंग होगी और फिर उसके बाद उसकी जजमेंट आएगी। Therefore, specifying the grounds on which such judgment is based and the appellate tribunal's order or as the case may be the commissioner appeals order shall stand modified accordingly। तो उस जजमेंट के मुताबिक जो कमिश्नर अपील का या फिर एपलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा उसको मॉडिफाई किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा जो जजमेंट होगी हाई कोर्ट की। सब सेक्शन 8 है, दी हाई कोर्ट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ द जजमेंट अंडर द सील हाई कोर्ट टू द एपलेट ट्रिब्यूनल एंड द केस में भी टू द कमिश्नर अपील। तो उसकी सील्ड कापी जो है वो कमिश्नर अपील के पास और एपलेट ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट भेजेगा। और सब सेक्शन 9 है, नॉट स्टैंडिंग दैट द रेफरेंस हैज़ बीन मेड टू द हाई कोर्ट द टैक्स शैल बी पेएबल इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल आर एज द केस में बी बाय द कमिश्नर अपील। तो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा, रेफरेंस जो दायर किया जाएगा उसमें जो टैक्स पेएबल होगा इन अकॉर्डेंस विद द एपलेट ट्रिब्यूनल, या उसके अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आती या मॉडिफिकेशन आती है कमिश्नर अपील और एपलेट ट्रिब्यूनल के, तो उसके मुताबिक टैक्स पे किया जाएगा। एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट टैक्स रिकवरी शैल नॉट बी मेड बाय द कमिश्नर फॉर द 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल आर एज द केस में बी द कमिश्नर अपील। अब अगर डिसाइड कर दिया कमिश्नर अपील ने या एपलेट ट्रिब्यूनल ने तो अब 30 डे हैं एपलेंट के पास, टैक्स पेयर के पास कि विद इन 30 डे वो जाके हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर करे। अब उन 30 डेज में महकमा जो है वो रिकवरी नहीं कर सकता। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि 30 डे होते हैं। उसके बाद आगे एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडर फर्दर दैट if the amount of tax is reduced as a result of judgment in reference by the high court and some amount of tax is found to be
refundable, the High Court may, on application by the Commissioner within the 30 day of the receipts of the judgment of the High Court, that he wants to prefer petition for leave and appeal for the Supreme Court, make or order authorized by the Commissioner to postpone the refund until the disposal of appeal by the Supreme Court of Pakistan. ले जी, अब फैसला हो गया हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने ये कर दिया, एक तो ये हो गया कि उसने जो उसकी लाइबिलिटी थी उसको कम कर दिया। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइबिलिटी कम हो गई तो बाकी पे करना पड़ेगा, या ऐसा हो सकता है कि उसने कहा कि रिफंड इनको दे दो, रिफंड को बढ़ा दिया। तो फिर जो कमिश्नर के पास क्या होगा इख्तियार कि जहाँ तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करते हैं और उस पर स्टे आ जाता है तो फिर जो उसकी जो रिफ़ंड है उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। रिफ़ंड उतनी देर ना दें जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नहीं आती। सब सेक्शन 10 है, ऑन एन एप्लीकेशन फाइल इन अ पर्टिकुलर रेफरेंस एंड आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कमिश्नर, द हाई कोर्ट में स्टे रिकवरी ऑफ द टैक्स सब्जेक्ट टू द डिपॉजिट ऑफ assessing authority of not less than the 30% of the tax determined by the appellate tribunal or the commissioner appeal। हाँ, अब हाई कोर्ट जो है वो स्टे ऑर्डर कर सकती है इसके लिए, टैक्स पेयर के लिए, कि उसकी जो रिकवरी है आप उससे रिकवरी ना करें, स्टे ग्रांट कर सकती है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, जो ये बड़ी सख्त शर्त लग गई है। अब उसके लिए ये है कि 30% टैक्स पेयर जो है वो डिपॉजिट करवाएगा, जितनी भी उसकी अमाउंट है पेएबल। सपोज उसकी है 1 मिलियन है, 1 मिलियन है तो उसका 30% जो है 3 लाख रुपया बनता है। 3 लाख रुपया हाई कोर्ट में उसका ड्राफ्ट जमा करवाएगा तो देन उसको स्टे मिलेगा, अदरवाइज स्टे नहीं मिलेगा। तो ये एक इसमें सख्ती आई थी इस दौर में कि 30% जब जमा करवाना होगा तो बाकी भी कई 60% जमा करवा देते हैं या एक हैंडसम अमाउंट जमा करवानी पड़ती है। तो ये एक आपने जेहन में रखना है। अगर आपने हाई कोर्ट में जाके स्टे के लिए अप्लाई करना है तो आपको 30% रिकवरी करवानी पड़ेगी। वेयर रिकवरी ऑफ द टैक्स हैज़ बिन स्टेड बाई द हाई कोर्ट बाई एन ऑर्डर, सच ऑर्डर शैल सीज टू अफेक्ट फॉर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये कितने पीरियड के लिए होगी? 6 महीने के लिए उसको स्टे मिलेगा। लेकिन एपलेट ट्रिब्यूनल में और कमिश्नर अपील में हमने देखा था कि 15 डेज़ के लिए मिलता था, लेकिन इधर जो स्टे मिलेगा वो फॉर 6 मंथ मिलेगा, फॉलोइंग द डे ऑन विच इट इज़ मेड अनलेस द रेफरेंस इज डिसाइडेड ऑफ सच ऑर्डर आर विदड्रॉन बाय द हाई कोर्ट अर्लियर। कि 6 महीने के लिए होगा, लेकिन ये है कि अगर उससे पहले डिसाइड हो गया है विद इन 6 मंथ, मतलब रिकवरी देने के बाद 2 महीने बाद ही डिसाइड कर दिया हाई कोर्ट ने या हाई कोर्ट से विदड्रॉ कर लिया गया केस, तो देन जो है वो उस वक्त वो उसकी ज़ाहिर लिमिट उस तक होगी जब डिसीजन हो गया। अगर डिसीजन हो गया तो उसके बाद उसकी करेगी। अब सब सेक्शन 11 है, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 और 1908 शेल अप्लाई फॉर एन एप्लीकेशन मेड टू हाई कोर्ट अंडर सब सेक्शन 1। तो जो लिमिटेशन एक्ट है वो अप्लाई होगा सेक्शन 1 के तहत एप्लीकेशन देने के लिए। सब सेक्शन 12 है, एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन बाई द एग्रीव्ड पर्सन अदर दैन द कमिश्नर शैल बी अकम्पनीड बाई द फ़ी ऑफ 50,000 रुपीज़। हाँ, अब एक ये नई चीज़ आई है कि इसमें हाई कोर्ट में जब आपने अपील करनी है तो आपको 50,000 रुपये का फ़ी लगानी पड़ेगी। लेकिन लगानी किसको पड़ेगी कि अदर दैन द कमिश्नर, कमिश्नर नहीं मीन टैक्स पेयर अगर करता है तो टैक्स पेयर को ही लगानी पड़ेगी। अब हमने कमिश्नर अपील के पास जब गए थे तो उस वक्त आपको पता है कि जो कंपनी थी उसको 5,000 और नॉन कंपनी को 2,500 देनी पड़ी थी। अगर हम गए हैं उधर एपलेट ट्रिब्यूनल में, एपलेट ट्रिब्यूनल में 20,000 थी और 5,000 थी नॉन कंपनी के लिए, कंपनी के लिए 20,000 थी। और इसी तरह आप जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो ये इसमें कंपनी और नॉन कंपनी का तो डिफरेंस नहीं दिया, लेकिन 50,000 रुपीज़ जो है वो फ़ी होगी इसकी। नो एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द कमिश्नर अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन अनलेस द अकम्पनीड बाय द रिटन ऑथोराइजेशन बाय द रेलेवेंट चीफ कमिश्नर। हाँ, उसके लिए फ़ीस ज़रूरी है। तो कमिश्नर के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर उसकी ऑथोराइजेशन बाय चीफ कमिश्नर लेगा तो देन कमिश्नर जो है वो हाई कोर्ट में अपना अपील कर सकते हैं या अपील हो सकती है। तो आज हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हाई कोर्ट में किस तरह से होता है। ये हाई कोर्ट का हमारा ख़त्म हो गया कि रेफरेंस हमने दायर करना है 133 के तहत। सेक्शन 133 जो है
जो आपका फैसला अगर कमिश्नर अपील से नहीं हुआ, आप एपलेट ट्रिब्यूनल में चले गए, एपलेट ट्रिब्यूनल में नहीं हुआ तो आपने हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर करना है। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है कि जब रेफरेंस के लिए आपने जाना है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हो सकता है या कोई फैक्टराइज जो है, फैक्टराइज और क्वेश्चन ऑफ लॉ मिक्स होंगे तब हो सकता है, अदरवाइज आप रेफरेंस दायर नहीं कर सकेंगे। लें जी, ये है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी इसी तरह से फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमने पढ़ा कि कमिश्नर ने अगर वो रिफंड कम हो गया तो वो आगे कमिश्नर जो है सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो इसी तरह वो अगला प्रोसेस जो है एपलेट का चलता जाएगा। अच्छा, एपलेट के फंक्शन में एक चीज़ है, सेक्शन 134A है जो हमने सेल्स टैक्स में भी पढ़ी है, इसको हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, वो ADRC भी कहते हैं। तो ADRC क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, कि ये एक कमेटी बन जाती है जिसमें क्या होता है कि FBR के नुमाइंदगान होते हैं, चैम्बर के नुमाइंदगान होते हैं और टैक्स पेयर के होते हैं। तो उसमें ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम केस में जाए बगैर वैसे ही फैसला कर लें कि कितने पैसे जमा करवाने हैं, तो वो फैक्ट्स पे जो जो बन रहे हैं उस पे जो जेन्युइन है वो करके तो उसका ADRC के थ्रू पैसे जमा हो जाते हैं। लेकिन ADRC में कौन जाता है? ये जो टैक्स पेयर होगा वो ADRC के लिए जाएगा। तो अब इसके बारे में लॉ क्या कहता है वो भी हम पढ़ लेते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनी provision of this ordinance or rules made thereunder an aggrieved person is connection with any dispute pertaining to, यानी कि उसका कोई डिस्प्यूट है, किससे रिलेटेड है वो क्लासेज में दिया गया है। क्लास ए है दी लाइबिलिटी ऑफ टैक्स ऑफ 50 मिलियन। हाँ, अब एक ये भी है कि लाइबिलिटी जो है वो 50 मिलियन से अबव होनी चाहिए, यानी कि 5 करोड़ रुपए से अबव अगर लाइबिलिटी होगी तो तन वो ADRC में जा सकेगा। तो एक तो यह है कि लाइबिलिटी 50 मिलियन से अबव होगी और अबव अगेंस्ट द एग्रीव्ड पर्सन और द एडमिसिबिलिटी ऑफ रिफंड एज द केस में भी, या फिर उसका रिफंड होगा जो 50 मिलियन से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो क्लास B है, द एक्सटेंट ऑफ वेवर ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टी, या फिर वो इस हवाले से जा सकता है कि मेरा जो डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी वेव कर दें, एक्चुअल अमाउंट में जमा करवा देता हूँ, तो ये भी हो सकता है। और एनी अदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्वायर्ड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, या कोई स्पेसिफिक और रिलीफ हो सकता है कि उसको रिलीफ देने के लिए, उसको डिज़ोल्व करने, डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, तो ये हो सकता है। अब ये 3 शराइत होंगी तो जिसके बाद ADRC बनेगी। तो ADRC के लिए क्या होगा, वो अप्लाई करेगा, मे अप्लाई एक्सेप्ट वेयर है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। हाँ, ये भी याद रखें कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर कोई चल रही हैं, कोई टैक्स फ्रॉड के केस हैं और कोर्ट्स में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो फिर उस पर ADRC नहीं बनेगी। except criminal proceeding has been initiated the board for the appointment of the committee for the resolution of any hardship or dispute mentioned in detail in the application। तो वो जो अप्लाई करेगा उसमें सारी अपनी डिटेल देगा कि क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स हैं और किस प्रॉब्लम या हार्डशिप को मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ, तो वो बोर्ड को एप्लीकेशन दी जाएगी। इसमें एक प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द एग्रीव्ड पर्सन इज अ स्टेट ओन एंटरप्राइजेज। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज मीन ये है कि जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, तो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज की आगे डेफिनेशन भी आएगी, उसकी डिटेल भी, लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा ईजी हो जाए कि SOEs जो हैं, दी लिमिट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी 50 मिलियन रुपये आर अबव मेंशन इन क्लास A ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई। मीन ये है कि अगर तो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर के लिए ज़रूरी है कि जो 50 मिलियन से अबव का उसका केस होना चाहिए, लेकिन अगर स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर उसके लिए ये लिमिट ज़रूरी नहीं है। एंड इट शैल बी मैंडेटरी फॉर सच एग्रीव्ड स्टेट ओन एंटरप्राइजेज टू अप्लाई फॉर द बोर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटी फॉर रेजोल्यूशन ऑफ हिज डिस्प्यूट अंडर दिस सेक्शन, कि वो भी अप्लाई कर सकती है कि उसका रेजोल्यूशन रिजॉल्व किया जाए, डिस्प्यूट ख़त्म किया जाए। एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल बी लाई अगेंस्ट द SOE और द कमेटी इन रिलेशन टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अंडर दिस सेक्शन, के इसके तहत अगर ADRC कोई फैसला करता है तो उसके अगेंस्ट कोई और आप कर नहीं सकते, कहीं और प्रोसीडिंग्स कर नहीं सकते किसी कोर्ट के। फिर एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज shall have the same meaning as aggrieved thereof the state owned enterprises government and operations act 2030। ये यानी कि मैंने जो बता दिया था कि गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, गवर्नेंस और ऑपरेशन,
एक्ट 23 के तहत जो है उसको हम स्टेट ओन एंटरप्राइजेज कहते हैं। दी एप्लीकेशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी अकम्पनीड, तो उसमें चीज़ें क्या आप लगाएंगे, साथ क्या क्या देंगे। एक तो देंगे इनिशियल प्रपोजिशन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट इंक्लूडिंग एन ऑफर ऑफ टैक्स पेमेंट। एक तो आप रेजोल्यूशन की डिस्प्यूट किस तरह से ख़त्म होगा और ऑफर देंगे कि मैं इतने तक तो पैसे जमा करवा दूंगा, आगे फिर वो एडीआरसी जो डिसाइड करेगी वो किया जाएगा। और इसी तरह एक आप अंडरटेकिंग देंगे, क्लास बी है, एन अंडरटेकिंग दैट द एप्लीकेंट शैल एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ कमेटी which shall be binding on him to all aspect and shall be recedes the decision immediately withdraw and all the pending litigation or cases any kind of respect of dispute mentioning detail thereof। तो दूसरी बात यह है कि आप टैक्स पेयर जो है वो बाउंड होगा कि एडीआरसी जो फैसला करेगी वो मैं मनोवान कबूल करूंगा और मेरे जितने भी लिटिगेशन चल रही हैं बाकी कोर्ट्स में, वो कोर्ट से मेरी लिटिगेशन को मैं विदड्रॉ कर लूँगा। तो ये दो शराइत लिख के वो अब अप्लाई करेगा। तो उसके लिए कमेटी कैसे बनेगी ये हम आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसी तरह एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन ऑफ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज इट शैल बी विदड्रॉन एनी एंड आर सच पेंडिंग लिटिगेशंस ऑफ द केस इमीडिएटली एंड मेंशन डिटेल देयर ऑफ द अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग में वो सारी लिटिगेशन को ख़त्म करके वो दी जाएगी कि मैं और कोई नहीं करूँगा। इसी तरह प्रोवाइडेड फर्दर दैट एसओईज में फाइल एन अपील टू द एपलेट ट्रिब्यूनल आर द रेफरेंस ऑफ हाई कोर्ट आर पटिशन टू लीव द अपील ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द केस में बी विल सबसेक्शन 11 इज एप्लीकेबल। सबसेक्शन 3 है, द बोर्ड में आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एन अग्रीव्ड पर्सन अपॉइंट अ कमेटी विद इन 15 days ऑफ द रिसीट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द बोर्ड कंप्राइजिंग। अब ये है कि जब बोर्ड को ये एप्लीकेशन रिसीव होगी तो बोर्ड विद इन 15 days जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देगा, एक कमेटी बना देगा जिसको एडीआरसी कहेंगे, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। तो वो उसमें कौन हो सकता है शामिल, उसकी सब क्लास 1 दी गई है, ए रिटायर्ड जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट। एक तो उसमें वो शामिल होगा रिटायर्ड जज जो रैंक ऑफ हाई कोर्ट से कम नहीं होगा। हु शैल आल्सो ए चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी टू द नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड फ्रॉम द पैनल नोटिफाइड बाय द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन फॉर सच पर्पज़। तो इसके लिए ये है कि लॉ एंड जस्टिस डिवीजन के पैनल से हाई कोर्ट का जज जो है वो चेयर भी करेगा उस कमेटी को और उसको नॉमिनेट किया जाएगा। दूसरा होगा दी चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द केस। दूसरा जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन होगी या सीटीओ की होगी या एलटीओ की होगी तो उसका जो चीफ कमिश्नर है वो उसका मेंबर होगा। थर्ड वन दी है अ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द टैक्स पेयर फ्राम द पैनल नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो पर्सन जो है वो किसको कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा या टैक्स पेयर होगा उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड एडवोकेट हैविंग मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन। कि टैक्सेशन के फील्ड में 10 साल के एक्सपीरियंस वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड एडवोकेट कर सकता है। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज हु स्टूड रिटायर्ड इन बीपीएस 21 आर अबव, या कोई 21 स्केल या उससे अबव से इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज का ऑफिसर रिटायर्ड हुआ है वो भी हो सकता है। रिप्यूटेबल बिजनेसमैन एज नॉमिनेटेड बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है कोई रिप्यूटेबल बिजनेसमैन उसमें मेंशन करेगा, वो भी उस कमेटी का हिस्सा होगा। तो इसी तरह एक एडीआरसी बन जाएगी और इसका प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट टैक्स पेयर शेल not nominate a chartered accountant or an advocate if the said chartered accountant or the advocate it has been an auditor of the authorized representative of the taxpayer। हाँ, इसमें एक चीज़ उन्होंने अब क्लैरिफाई कर दी है कि इस प्रोवाइजो में कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उस टैक्स पेयर का ऑडिटर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो एडवोकेट है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब थर्ड पार्टी होनी चाहिए जिसका इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसका हो उसको नहीं होना चाहिए, बाकी कर सकते हैं। सब सेक्शन 4 है, द बोर्ड शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर टू अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटी टू द अग्रीव्ड पर्सन कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ द एपलेट अथॉरिटीज़ वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग एंड द कंसर्न्ड कमिश्नर। तो वो जितना होगा वो कंसर्न्ड कमिश्नर को, बिजनेसमैन को, वो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी उसको उसके बारे में भेज दिया जाएगा। कमेटी अपॉइंट अंडर सब सेक्शन 3 शेल एग्जामिन द इशू, तो ज़ाहिर है वो एग्जामिन करेगी इशू को। एंड इट मे डीम नेसेसरी टू कंडक्ट इंक्वायरी, सीक एक्सपर्ट ओपिनियन, डायरेक्ट एनी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू और एनी पर्सन टू कंडक्ट द ऑडिट एंड शेल डिसाइड द डिस्प्यूट बाई मेजोरिटी विद इन 45 days ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्सटेंडेबल टू अनदर 15 days
रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। लें जी, क्या होगा, वो जो कमेटी बनेगी, कमेटी आके इंक्वायरी करेगी, उसका ऑडिट करवा सकती है, उस टैक्स पेयर की सारी चीज़ें चेक करेंगी, डिस्कस करेंगे और एफबीआर के ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी जाएंगी। उसके बाद विद इन 45 डेज़ वो अपना डिसीजन देंगी। वो 45 डेज़ अगर लेप्स हो गए हैं और डिसीजन पर नहीं पहुंचे तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 15 दिन और तक। मीन ये है कि टोटल 60 डेज़ उनके पास अवेलेबल होंगे जिसमें उन्होंने ये अपना फैसला देना है, और फैसला जो भी आता है वो दोनों पार्टियां उसको एक्सेप्ट करेंगी। सबसेक्शन 6 है, डिसीजन बाय द कमेटी अंडर सबसेक्शन 5 शैल नॉट बी साइटेड आर टेकन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एनी केस लॉ एंड द सेम केस ऑफ द डिफरेंट ईयर। यानी कि ये जो उसका फैसला होगा वो कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा किसी कोर्ट के लिए, ना ही किसी कोर्ट या किसी एपलर अथॉरिटी में वो पेश किया जाएगा, ना किसी दूसरे साल में वैसा ही उससे फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, वो सर्कमस्टांसिस देखे जाते हैं, इसलिए ये एक मेंशन कर दिया गया है कि वो आप उसको कहीं साइट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सब सेक्शन 7 है, द रिकवरी ऑफ टैक्स पेएबल बाय द टैक्स पेयर इन कनेक्शन with any dispute or with the committee has been appointed under section 3 shall be deemed to have been stayed on the constitution of committee till the final decision or the dissolution of the committee whichever is earlier। तो अब जो भी फैसला चल रहा था, केस चल रहा था, तो उसकी रिकवरी जो है वो स्टे हो जाएगी। कब तक? जब तक कि वो कमेटी डिसाइड कुछ नहीं करती या डिसॉल्व नहीं होती, उस वक्त तक उस रिकवरी पे स्टे आ जाएगा। फिर जो फैसला करेगी कमेटी उसके बाद रिकवरी उसकी होगी। इसी तरह द डिसीजन ऑफ द कमेटी अंडर सबसेक्शन 5 शैल बी बाइंडिंग ऑन द कमिश्नर्स व्हेन द एग्रीव्ड पर्सन बीइंग सेटिस्फाइड विद द डिसीजन हैज़ विदड्रॉ द अपील पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड एनी एपलर अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट इन मेंशन इन वन एंड हैज़ बीन कम्युनिकेटेड ऑर्डर विदड्रॉ टू द कमिश्नर। तो फिर ये है कि कमेटी के जब कॉन्स्टिट्यूट होकर उसका फैसला हो जाएगा तो वो सारी अपनी अपील्स जो एपलेट अथॉरिटीज़ में कहीं भी टैक्स पेयर की हैं वो विदड्रॉ करके कमिश्नर को भेज देंगे। और फिर प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ द ऑर्डर विदड्रॉ इज़ नॉट कम्युनिकेटेड टू द कमिश्नर विद इन 60 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द डिसीजन ऑफ द कमेटी अपॉन एन एग्रीव्ड पर्सन द डिसीजन ऑफ द कमेटी शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द कमिश्नर। कि अगर विद इन 60 डे उसने विदड्रॉ नहीं किया कमिश्नर से अपना जो कम्युनिकेशन, तो जो फैसला होगा कमेटी का तो वो जो बाइंडिंग नहीं रहेगी। इसी तरह सब सेक्शन 9 है, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 10 द कमिश्नर शैल also withdraw the appeal if any pending before any court law appellate authority respect of dispute of mentioned in subsection 1 within 30 days of the communication of the order withdrawal by the aggrieved person टू द कमिश्नर। इसी तरह अगर कमिश्नर के खिलाफ अपील की हुई है कमिश्नर ने तो वो भी विदड्रॉ कर लेगा जैसे टैक्स पेयर ने करनी है। द एग्रीव्ड पर्सन शैल मेक अ पेमेंट ऑफ द इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेज एंड विद इन सच टाइम डिसाइडेड बाय द कमेटी अंडर सब सेक्शन 5 एंड ऑल द डिसीजन एंड ऑर्डर मेड पास शैल स्टैंड मॉडिफाई दैट एक्सटेंड। अब जो डिसीजन आएगा ADRC का उसके मुताबिक जो टाइम उन्होंने फिक्स किया होगा कमेटी ने उसके मुताबिक वो पेमेंट कर देगा अपने टैक्सेस की, और अपने जो ऑर्डर हैं उनको मॉडिफिकेशन भी उसके मुताबिक हो जाएगी जो उसके असेसमेंट ऑर्डर हुए हैं 120 के या बाकी। तो सब सेक्शन 11 है, इफ़ द कमेटी फेल्स टू डिसाइड विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज अंडर सब सेक्शन 5 द बोर्ड शैल डिसॉल्व द कमेटी बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट of law of the appellate authority where the dispute is pending under litigation। क्योंकि उसके पास 45 दिन थे, 15 दिन तक एक्सटेंड हो सकते थे, टोटल उसके पास ADRC के पास 60 डेज़ थे। अगर 60 डेज़ में वो डिसाइड नहीं कर सकी, कोई फैसले पे नहीं पहुंच सकी, तो बोर्ड जो है उसको कमेटी को डिसॉल्व कर देगा। तो जो केस किसी अथॉरिटी में कहीं भी एपलेट फोरम में चल रहा होगा उसी फोरम में दोबारा चलना शुरू हो जाएगा, और ये पीरियड उसमें से लिमिटेशन में से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि लिमिटेशन होती है ना विद इन 120 डेज़। तो अगर वो ADRC में चलता रहा तो उस लिमिटेशन से इस केस को निकाल दिया जाएगा। सब सेक्शन 12 है, द बोर्ड शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन कोर्ट ऑफ लॉ एपलेट अथॉरिटी एंड द कमिश्नर। तो वो बोर्ड उसको कम्युनिकेट कर देगा अगर डिसॉल्व हो गई है सबको, कमिश्नर को, टैक्स पेयर को और
अथॉरिटी को ऑन रिसीट्स ऑफ द ऑर्डर और रिजोल्यूशन द कोर्ट ऑफ लॉ द एपलेट ट्रिब्यूनल शेल डिसाइड द अपील विद इन 90 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर। हाँ, अब जिस दिन अब एपलेट अथॉरिटी को वो ऑर्डर मिलेगा उसके बाद उसके पास 90 डेज होंगे, क्योंकि टाइम तो काफ़ी से पहले अपील चल रही होगी, लेकिन जिस दिन रिजोल्यूशन का मिलेगा उसके बाद 19 डेज में एपलेट ट्रिब्यूनल जो है उसका फैसला करेगा। द बोर्ड में प्रेस्क्राइब द अमाउंट टू बी पेड as a remuneration for services of the members of the committee other than the members appointed under clause 2 of subsection 3। तो बोर्ड जो है उसके कुछ प्रेस्क्राइब्ड कर सकता है, कोई अमाउंट चार्ज कर सकता है कि कमेटी के जो रिस्पॉन्स पर्सन हैं उनको देने के लिए, तो वो कोई उस पर लगाई जा सकती है। बोर्ड में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन। तो बोर्ड इसके लिए कोई रूल भी बना सकता है और कुछ रूल भी हो सकते हैं, तो वो रूल्स भी पढ़ लेंगे। एपलेट में हमारे पास एक छोटा सा सब सेक्शन रह गया, एक सेक्शन रह गया है, गो के हमारा लंबा हो गया है, तो अब हम कलेक्शन एंड रिकवरीज वाला आ गया है, एपलेट वाला ख़त्म हो गया है। तो एक है वो 3-4 लाइनों का मेरा ख्याल है सेक्शन है 136 के बर्डन ऑफ प्रूफ, के बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा। इन एनी अपील बाई अ टैक्स पेयर अंडर दिस पार्ट द बर्डन शेल बी ऑन द टैक्स पेयर टू प्रूव ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो टैक्स पेयर पे होगा बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का, जिसमें क्लास ए है इन केस ऑफ एन असेसमेंट ऑर्डर द एक्सटेंट टू विच द ऑर्डर डज नॉट करेक्टली reflect the taxpayers tax liability for the tax year and in the case of any other decision that the decision is erroneous। के वो तो प्रूफ जो है वो टैक्स पेयर ने करना है, तो फिर इसमें ये बर्डन ऑफ प्रूफ का 136 भी हमारा हो गया। तो ये थे एपलेट फोराज जो हमने सेक्शन शुरू हुए 122A से कि इसमें अपील में कैसे जाना है आपने, एपलेट ट्रिब्यूनल में कैसे जाना है, हाई कोर्ट में कैसे जाना है, ADRC में कैसे जाना है। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट थे उन लोगों के लिए जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो प्रैक्टिस में नए लोग आ रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं नए उनके लिए, और फिर सबसे बढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के, और जो कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, और बिजनेसमैन के लिए। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि सारा जो है अफेक्ट तो जाके बिजनेसमैन को पढ़ना है। तो उम्मीद है आप इनको सुन रहे होंगे और आगे शेयर भी कर रहे होंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।